नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें, नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर। जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। निशिकांत दुबे ने भी भ्रष्टाचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष से पूछे 10 सवाल। देश की संसद, सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बढ़ी हलचल। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा 14 दिसंबर को होगा कैबिनेट का विस्तार। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर हुई सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। आतंकवाद से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी तलाशी अभियान जारी। और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। नक्सल विरोधी सर्च अभियान के दौरान 7 वर्दीधारी नक्सलियों को किया ढेर। भारी संख्या में हथियार बरामद। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्यसभा सभापति पर आक्षेप लगाए। ये निंदनीय है, ये दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है। विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयरमैन के ऊपर आक्षेप लगाए थे। खड़गे जी जो इतने सीनियर लीडर हैं, उनको इतनी इल्म होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज़ फाइनल एंड द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज़ अनक्वेश्चनेबल। और वह भी हाउस के अंदर नहीं, हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। सोरोस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस से पूछा कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच में क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संवैधानिक पद और चेयर को नीचा दिखाया है। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहां कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। ऐसी स्थिति में यह भर्त्सना करने के योग्य है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और जो देश को भटकाने का प्रयास है, देश माफ नहीं करेगा सभापति जी। और इस तरीके से संवैधानिक पदों को की गरिमा को ठेस पहुंचाने का जो प्रयास है, उसकी भारतीय जनता पार्टी और ये हाउस इसकी निंदा करती है। वहीं लोकसभा में भी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की संसद, सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा के शून्यकाल के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे, जिनमें उन्होंने पूछा कि कश्मीर को अलग देश मानने वाले संगठन के साथ राहुल गांधी के क्या संबंध हैं। सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का क्या संबंध है। कांग्रेस नेता सैम पिट्रोडा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा और जॉर्ज सोरोस का क्या संबंध है।
सोरोस और गांधी परिवार का संबंध क्या है? राजीव गांधी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा पैसा सोरोस ने दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का रिश्ता क्या है? सोरोस के कई फंड बनाए गए हैं। वो सारे फंड कांग्रेस के 300 लोगों को इन फंड से पैसे दिए जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने कितना पैसा खर्च किया और सोरोस फाउंडेशन ने उसमें कितना पैसा दिया? FDL AP जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है? नाम्बियर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है 150 करोड़ का घोटाला सैम पित्रोदा ने किया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का वो चेयरमैन है। वो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव चलाता है, जिसको सोरोस पैसा देता है, जिसको यूएसएड पैसा देती है, और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव सैम पित्रोदा देता है। ये खालिस्तानियों से मिलता है, ये कश्मीर तोड़ने वालों से मिलता है। सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, सोरोस और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव का संबंध क्या है? राजीव गांधी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा पैसा सोरोस ने दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का रिश्ता क्या है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस को लेकर आरोप लगाया कि कांग्रेस जवाब दे कि उनका आपस में क्या संबंध है। संसद भवन परिसर में केंद्रीय मंत्री ने दोनों की तस्वीरें भी दिखाई। जॉर्ज सोरोस वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब दें, यही मैं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र याचिका पर हलफनामा दाखिल करेगा। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन रहा है, अदालतें कोई नया वाद रजिस्टर नहीं करेंगी। संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जियाउर रहमान बर्क को जिला प्रशासन की तरफ से बगैर नक्शा पास करवाए मकान बनवाने पर कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि दीपासराय में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए कोई स्वीकृति नहीं ली गई है, जो कि ये उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। नोटिस में कहा गया है कि यदि निर्माण कार्य नहीं रोका जाता है तो 10,000 रुपये जुर्माना व सजा का प्रावधान है। साथ ही जब तक निर्माण कार्य रुकेगा नहीं तब तक प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं इस मामले में डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि जिले भर में निर्माण कार्य देखे जा रहे हैं, बिना नक्शा पास कराए कोई निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। इसी क्रम में सांसद को नोटिस दिया गया है। उनके मकान का निर्माण भी नक्शा पास हुए बिना ही किया जा रहा है। विनियमित क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्माण करने से पहले नक्शा पास कराना होता है, तो उसी के अंतर्गत अनेक नोटिस जारी किए गए हैं। इसी के अंतर्गत ये नोटिस जारी किया गया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बने जेपीसी के साथ कल देवबंद के दारुल उलूम संस्था के साथ बैठक हुई, जिसमें दारुल उलूम के प्रतिनिधियों ने अपनी बात जेपीसी के सामने रखी। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने जेपीसी की चेयरमैन जगदम्बिका पाल से इस विषय पर खास बातचीत की। वक्फ बोर्ड का जो कल दारुल उलूम के साथ बैठक हुई थी, उसमें सर क्या चर्चा हुई? वो चर्चा तो अंदर होती है, उन्होंने जो सुझाव दिया है, सजेशंस है, उस पर फिर जेपीसी गौर करेगी। वैसी कोई चीज़ें जो उनकी मांगे हैं जो सर? देखिए,
वो एक जेपीसी की परंपरा है कि जेपीसी में हम विटनेसेज को बुलाते हैं। कल हमने देवबंद दारुल उलूम को बुलाया था। वो एक पुरानी संस्था है और वहाँ से इस्लामिक स्कॉलर पैदा होते हैं। तो हमारा प्रयास था कि हम उस जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं उस पर उस इस्लामिक संस्था का भी हम व्यूज ले सकें। तो कल इसीलिए हमने उनके मौलाना अरशद मदनी साहब को बुलाया था, वाइस चांसलर को बुलाया था और उन लोगों ने अपने व्यूज दिया है उसको जेपीसी। और कोई इस्लामिक इदारे को भी आप बुलाएंगे सर? आगे बहुत से इदारे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको बुलाएंगे। जो जेपीसी के सामने काफ़ी करीब 29 बैठकें हो चुकी हैं। उन बैठकों में हम स्टेट गवर्नमेंट के वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी वाइस चांसलर, फॉर्मर जजेज, इन सबको हम बुला रहे हैं। तो ये थे संसदीय समिति जो बनी है वक्फ बोर्ड पे, उसके अध्यक्ष हैं और इनका कहना है कि अभी और संस्थाओं को बुलाया जाएगा, सारे स्टेट के जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी बुलाया जाएगा। कैमरामैन नवीन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, दिल्ली। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। फडणवीस ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट स्वरूप दी। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस की ये पहली नई दिल्ली की यात्रा है। इससे पहले बुधवार को उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला पहले से ही तय है और जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में संसदीय बोर्ड और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। जहां तक भाजपा कोटे से मंत्री बनाने की बात है, हम इस पर फैसला लेंगे। इसी तरह एनसीपी और शिवसेना अपने स्तर पर अपने मंत्रियों के नाम तय करेंगे। इससे पहले दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने 14 दिसंबर को राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही। सरकार में अब तक फडणवीस, शिंदे और अजित पवार ने ही शपथ ली है। हाल ही में हुए चुनाव में महायुति गठबंधन की ओर से बीजेपी के 132, शिंदे की शिवसेना के 57 और अजित पवार की एनसीपी के 41 विधायकों ने जीत हासिल की है। अब बड़ा विषय यह है कि किस दल को कौन सा विभाग दिया जाए। कैबिनेट एक्सपेंशन 14 तारीख को होगा पूरा, ऐसा उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री प्रयागराज में संगम स्थल पर पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। इसके बाद अक्षयवट वृक्ष स्थल पर पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में भी दर्शन और पूजा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री प्रयागराज में 6,670 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए 10 नए रोड ओवर ब्रिज या फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसी विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल होंगी। स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री गंगा नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने, मोड़ने और उपचारित करने की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मंदिर के प्रमुख गलियारों का उद्घाटन करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा आदि शामिल हैं। इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होगी और आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ करेंगे। ये चैटबॉट महाकुंभ मेला 2025 के बारे में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। और अगले साल फरवरी में प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने वाला है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार ने महाकुंभ की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुंभ में देश के प्रसिद्ध कलाकार अपने अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति भी देंगे।
कार्यक्रम के माध्यम से देश की संस्कृति की झलक प्रयागराज में देखने को मिलेगी। कुंभ के पेला परिक्षेत्र में लगभग 10 से ज्यादा ऐसी जगह चिन्हित करके और संस्कृति मंत्रालय को देने का ऐसा निर्णय किया है जहां हम भारत की सांस्कृतिक वैभव को दिखाने के लिए दिन भर कुछ न कुछ प्रोग्राम अलग अलग तरह से बदल करके पूरे कुंभ में इस तरह के डिपिक्ट कर सके। आने वाले समय में कुंभ जो है उसमें भारत के ऐसे ख्यातनाम सारे कलाकार विभिन्न विधाओं के, जिसमें SNA अवार्डीज भी हैं, पद्मा अवार्डीज भी हैं, जिसमें NSD के प्रोडक्शंस भी हैं, हमारी जो जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं उनके ऐसे अवार्डेड कलाकार जो हैं वहां रह करके 15 दिन तक अपनी विधाओं का प्रदर्शन वहां करने वाले हैं। साथ ही केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उनके व्यक्तिगत प्रयासों के चलते अब तक 345 ऐसी धरोहर हैं जो भारत में वापस लौट चुके हैं। भारत की सांस्कृतिक वैभव को दिखाने के लिए जो कलाकृतियों को उकेरा गया था मूल प्रति में, उसको लेकर के एक पुस्तक भी हमने अभी रिलीज की है। उसको लेकर के भी आने वाले समय में हम कुछ कार्यक्रम जो है इस दिशा में आयोजित करने वाले हैं। भारत की धरोहर जो गुलामी के कालखंड में और उसके बाद में चोरी छुपे भारत से बाहर ले जाई गई, आजादी से लेकर के क्योंकि सरकारों का विरासत के प्रति सम्मान नहीं था, इसके चलते हुए केवल 13 ऐसी एंटिक्विटीज थी हमारी जो आजादी के बाद में भारत में वापस लौटी थी। लेकिन सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विरासत का सम्मान करने वाली सरकार और प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत प्रयासों के चलते हुए अब तक 345 ऐसी धरोहरें भारत में वापस लौटी हैं। राहुल गांधी के हाथरस दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाथरस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को अराजकता और दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें, मैं आपसे विनती करता हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी के हाथरस दौरे को लेकर कहा कि राहुल गांधी देश का ध्यान भटकाने के लिए हाथरस गए हैं। संसद सत्र के दौरान नेता विपक्ष को दिल्ली में रहना चाहिए, लेकिन उनका यह कदम ये दिखाता है कि उन्हें संसद में कोई रुचि नहीं है। खुद ही कह दिया उन्होंने कि वो भूलने नहीं देंगे, वो जाति विद्वेष करेंगे, वो भाईचारा तोड़ेंगे, वो गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, वो राख के अंदर दबी हुई चिंगारी को प्रज्वलित करेंगे। तो ये तो सब अच्छी बात नहीं है। ये अब देश का ध्यान भटकाने के लिए वो हाथरस जा रहे हैं। एलओपी को तो सदन चलते हुए दिल्ली ही रहना चाहिए कि पता नहीं कब क्या मुद्दा उठ जाए, लेकिन इसी से उनकी पार्लियामेंट में रुचि का प्रदर्शन हो रहा है कि उनकी कोई रुचि पार्लियामेंट संसदीय कार्य में नहीं है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जम्मू कश्मीर, असम, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात में 19 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े लोगों के खिलाफ की जा रही है। आरोप है कि इससे जुड़े लोग आम आदमी को गुमराह कर कट्टरपंथी बना रहे थे और आतंकवादी दुष्प्रचार के प्रसार को बढ़ावा दे रहे थे। एनआईए रियासी, बड़गाम, अनंतनाग समेत कई स्थानों पर भी छापेमारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी सर्च अभियान के दौरान 7 वर्दीधारी नक्सलियों को ढेर कर दिया है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा,
जगदलपुर और कोंडागांव जिले की डीआरजी के साथ एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम दक्षिण बूझमाड़ क्षेत्र में रवाना हुई थी, जहां आज सुबह तड़के 3 बजे से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ के दौरान भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। तो उसमें जवानों द्वारा भी फायरिंग जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें कुल मुठभेड़ में 7 नक्सलियों का शव बरामद हुआ है हथियार से, और सभी जवान सुरक्षित है। और अभी भी अब ऑपरेशन जारी है। लगभग सुबह 3 बजे से लेके अब तक रुक कर कई बार मुठभेड़ हो चुकी है नक्सलियों के साथ। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने नई दिल्ली में CII वैश्विक आर्थिक नीति फोरम 2024 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती और उसके सामने मौजूदा चुनौतियों पर विस्तार से बात की। नागेश्वरन ने कहा कि कोविड के बाद मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश की GDP के सापेक्ष में पूंजी प्रवाह में बढ़ोतरी हुई है। We are happy about is that capital formation as a share of GDP was 27.3% pre-COVID, and because of balance sheet issues in the private sector, and now it has increased to 30.8%, a 3.5 percentage point increase, largely because of government-driven public investment. But I must add that the private sector is also beginning to deploy its capital with the much better balance sheets, much better profitability, and that we think will continue. So in that sense, we do see this number heading towards the mid-30s in the course of the next 5 years. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया। नेपाली सेना के सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा और रक्षा सहयोग के लिए नई संभावनाएं तलाशना है। केंद्र की मोदी सरकार ने विदेश में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी के अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने में लगी है। सीरिया में राजनीतिक घटनाक्रम के बाद मंगलवार को भारत ने वहां फंसे अपने 75 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। अब निकाले गए लोगों को भारत लाया जा रहा है। निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल थे। ऑपरेशन को दमिश्क और बेरूत में भारतीय दूतावासों द्वारा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सुरक्षित वापस आए रवि भूषण ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। हॉकी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले अब देश के हर घर में देखे जाएंगे। दरअसल भारत के राष्ट्रीय प्रसारकर्ता दूरदर्शन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हॉकी इंडिया लीग के साथ आधिकारिक प्रसारण भागीदार के तौर पर करार किया है। गुरुवार को प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और हॉकी इंडिया लीग के संचालन समिति के सदस्य भोलानाथ सिंह के बीच इस करार पर हस्ताक्षर हुआ। इस करार पर हस्ताक्षर के दौरान प्रसार भारती के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले हॉकी इंडिया लीग का सीधा प्रसारण अब DD स्पोर्ट्स सहित प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। हॉकी इंडिया लीग में पुरुषों की 8 टीमें और महिलाओं की हॉकी इंडिया लीग में 4 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें दुनिया भर की शीर्ष टीमों के खिलाड़ी मैदान पर नजर आएंगे। इस मौके पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि दूरदर्शन पर हॉकी इंडिया लीग के मुकाबलों का सीधा प्रसारण होने से हॉकी को देश के कोने कोने में पहुंचने में मदद मिलेगी। ये एक मील का पत्थर साबित होगा देश में खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका एक सिद्धांत है, उनका एक लक्ष्य है, उनका एक संदेश है कि हमको खेलों में आगे आना है। और पिछले 10 वर्षों में देश ने विभिन्न खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है, नई नई सुविधाएं बनी हैं। तो ये उसी के क्रम में एक नया मील का पत्थर है कि जिसमें हॉकी इंडिया और प्रसार भारती का एग्रीमेंट हुआ है कि आज से हॉकी इंडिया के जितने भी कार्यक्रम हैं, वो न केवल हॉकी इंडिया लीग है बल्कि नेशनल चैम्पियनशिप है, जो और चैम्पियनशिप्स हैं वो सब DD स्पोर्ट्स पे लाइव दिखाई जाएंगी। न केवल DD स्पोर्ट्स चैनल पे बल्कि जो हमारा OTT पे चैनल है उसमें भी वो लाइव दिखाई जाएंगी। तो वो पूरे देश में
एक निशुल्क प्रसारण का ये हमारा प्रयास है एक नेशनल ब्रॉडकास्टर होने के नाते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।